हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 28 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज की इस न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हुए हैं। देखते हैं इनमें जो आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो बेसिकली हमारे फ्रंट पेज का ही पहला आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है बारो फ्रॉम आरबीआई टू ब्रिज जीएसटी गैप सेंटर टेल्स स्टेट्स। तो इस आर्टिकल की बात करें तो ये बेसिकली जो आर्टिकल है पिछले दिनों में भी कई बार इस आर्टिकल से संबंधित स्टेटमेंट आ चुके हैं। आज भी ये आर्टिकल आया हुआ है, तो बेसिकली हम इसके जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं उन्हीं का आज के इस सेशन के अंतर्गत हम सभी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल को। तो जो पहला आर्टिकल लिखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि पैंडेमिक एन एक्ट ऑफ गॉड से सीता निर्मला रमन स्टेट गिव 7 days टू कंसिडर ऑप्शन। देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया हमारे मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा, जिनमें ये कहा गया कि जो पेंडेमिक है ये जो है एक्ट ऑफ गॉड है। क्या है? एक्ट ऑफ गॉड। और इसी स्टेटमेंट के कारण कल की डेट में अगर बात करें तो ट्विटर पे काफ़ी ट्रोल हुआ उनके प्रति। बहुत सारे ट्वीट्स उनके लिए ट्वीट भी किए गए और ट्रोलिंग में भी ये ट्वीट रहा। और अपने आप में कई सारे स्टेटमेंट इस एक्ट के जो बातें कही गई उनके द्वारा इस पर प्रस्तुत हमें देखने को मिली। यानी एक्ट ऑफ गॉड, जो भी ये पेंडेमिक है, जो भी ये स्थिति है, जो भी ये महामारी चली, ये सब एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की देन है। अब देखिए इसमें जो स्टेटमेंट हमको डिस्कशन करना है वो क्या है कि द सेंटर ऑन थर्सडे एक्नॉलेज्ड दैट स्टेट आर लाइकली टू फेस a GST revenue gaps of 3 lakh crore this year as a contract due to COVID-19, which Finance Minister Nirmala Sitharaman termed an unforeseen act of God। देखिए इस पेंडेमिक को एक्ट ऑफ गॉड बताते हुए निर्मला सीतारमन के द्वारा ये कहा गया पिछले दिनों यानी थर्सडे को कि स्टेट जो है, देखिए हम बता दें इसकी जो भी एस्पेक्ट है। देखिए पहली बात तो ये जीएसटी क्या है, आप समझते होंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अंतर्गत क्या होता है, पहले जीएसटी के पहले क्या होता था कि सभी राज्यों में या फिर जो भी है कई प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। पूरे कंट्री में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, लेकिन इन सभी को हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स, एक देश एक टैक्स लागू कर दिया, जिसमें जीएसटी के अंतर्गत वसूली होती थी। अब जिस पे पहले जो टैक्स हुआ करता था स्टेट उसको वसूली करती थी और उसके बाद सेंटर को इन्फॉर्म करती थी। लेकिन अब क्या है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि सेंटर डायरेक्ट उस टैक्स की वसूली करता है और उसके बाद उसमें जो भी रेवेन्यू आता है उसको स्टेट को बताता है और स्टेट को देता है। लेकिन इस कोविड-19 के अंतर्गत जो भी जीएसटी कलेक्शन हुए उसको स्टेट के द्वारा जो कंपनसेशन देना था सेंटर को, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इसी संदर्भ में ये जो मीटिंग है आज की हुई, तो कहा जा रहा है कि जो जीएसटी रेवेन्यू गैप है वो लगभग 3 लाख करोड़ की इस साल देखने को मिलेगी। यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू जो गैप है स्टेट और सेंटर के बीच, ये हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है कि जो कंपनसेशन है, जो ये भुगतान है, भरपाई, नुकसान भरपाई है, सेज कलेक्शन आर ओनली एक्सपेक्टेड टू ब्रीच 22% ऑफ दिस गैप। ये जो गैप है, कितना गैप है? 3 लाख करोड़ का। इसका सिर्फ 22% ही सेंटर जो है स्टेट को कंपनसेट कर पाएगी, भर पाएगी। Of the remaining 2.35 lakh crore, the center said only 97,000 crores was due to GST implementation itself rather than caused by the impact of COVID-19। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो रिमेनिंग 2.35 यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ का जो गैप है उसमें 22% वो भर देगी। उसके बाद जो बचेगा कितना? 2.35 जो लाख करोड़ है उसको सेंटर ने कहा कि इसमें से हम लोग ओनली 97,000 करोड़ क्या करते हैं, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इसके बाद लिख रहा है कि जो भी ये लेट हो रही है, जो ये कंपेंसेशन, जो ये नुकसान भरपाई में जो भी लेट हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। एट द जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन क्लेम दैट 97,000 करोड़ इज द पोर्शन हार्ड वायर्ड इनटू द कंपनसेशन लॉ। तो 2017 का था, इसके अंतर्गत ही बताया गया कि जो 97,000 जो भरा जाएगा ये उसी के अंतर्गत भरा जाएगा। अब देखिए इसको भी भरने के सेंटर ने दो ऑप्शन को ऑफ़र किया हुआ है। यही अपने आप में इम्पॉर्टेंट आज का एस्पेक्ट है कि उसने ऑफ़र किया हुआ है कि हम 2 ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या? उस उधार को भरने के लिए पहला उन्होंने बताया कि मिस्टर सीतारमन टोल्ड
जर्नलिस्ट आफ्टर द मीटिंग द स्टेट्स हैव 7 वर्किंग डेज टू डिसाइड देयर ऑप्शन। 2 ऑप्शन वित्त मंत्री ने दिया हुआ है, पहला और दूसरा, और कहा कि इस पे आपको विचार करने के लिए सभी स्टेट्स को 7 दिन का हम समय देते हैं। और वे दोनों ऑप्शन क्या है उनको आप समझिए। क्या स्पेशल विंडोज कुड बी प्रोवाइडेड एंड कंसल्टेशन विद द RBI सो दैट द स्टेट कैन गेट 97,000 crore at the reasonable rate of interest, and its amount can be repaid after 5 years through the collection of the said Finance Ministry फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे। अब देखिए अजय भूषण पांडे जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा कि जो दोनों विकल्प है उसमें जो पहला विकल्प ये कहता है कि एक स्पेशल विंडो के तहत RBI के द्वारा स्टेट ले सकता है 97,000 करोड़ रुपए का एक मतलब कि कर्ज ले सकता है, डेट ले सकता है। यानी कि RBI के द्वारा जो अगर स्टेट्स को कोई भी वर्क पड़ता है तो वो लगभग 97,000 रुपये का सीधे RBI से डेट ले सकता है, और इस पर बहुत ही मतलब कि रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम इंटरेस्ट लगेगा, और ये जो अमाउंट है आप इसको अगले 5 साल में पेड कर सकते हैं, ये कहा गया फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे के द्वारा। और जो दूसरा ऑप्शन है उसके अंतर्गत ये कहा गया कि द इंटायर गैप ऑफ 2.35 लाख करोड़ कैन बी मीट बाय द बोरोइंग द स्टेट दैट देयर आल्सो अरेंजमेंट कुड बी मेड विद RBI एंड सर्टेन फैसिलिटी कुड बी प्रोवाइडेड। तो ये सब आर्टिकल इसमें दिए गए और बाकी बातें की गई, और कुछ भी अंत में स्टेटमेंट डाटा दिए गए कि मिस्टर सीतारमण एडेड द फॉर स्टेट चूजिंग द फर्स्ट ऑप्शन सी वुड बी विलिंग टू रिमूव कंडीशंस अराउंड द फर्दर 0.5% रिलैक्सेशन ऑन देयर बोरोइंग इट्स लिमिट्स अंडर द FRBM एक्ट। तो FRBM एक्ट क्या है कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमको बताएं कि FRBM क्या फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप सभी जरूर बताने का प्रयास करें, और हो सके तो इसका स्टेटमेंट भी लिखने का प्रयास करें और आप इसको तैयार भी करें। तो इस पर बात की जाए 0.5% का रिलैक्सेशन भी सेंटर के द्वारा दिया जाएगा जो आप डेट लेंगे। तो ओवरऑल अगर हम आपको इसका एक परिदृश्य देने का प्रयास करें कि बारो फ्रॉम RBI टू ब्रिज GST गैप सेंटर टेल्स स्टेट्स, तो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपका ये तैयार भी हो जाएगा। आप ये ना सोचिए कि बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो न्यूज़पेपर आपको कई घंटों नहीं न्यूज़पेपर में आपको लगाने हैं, कुछ 40 से 50 मिनट, 1 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम 1 घंटे में आपको न्यूज़पेपर को डील कर देना है। आपकी ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, आपकी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हो सकता है आप फ्रेशर हो तो घंटों लग जाएँ, 2 घंटे 3 घंटे लग जाए, लेकिन इतना नहीं लगना चाहिए, इतना अधिक समय नहीं, मैक्सिमम 1 आवर्स में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के सभी आर्टिकल को समझ लेना है। तो इस पूरे आर्टिकल का अगर सार हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहें तो आप इसको ध्यान से सुनिए कि GST काउंसिल की लगभग पिछले दिन लगभग 5 घंटे की मीटिंग चली, 5 आवर्स की मीटिंग चली, जिसमें राज्यों को जो क्षतिपूर्ति यानी जो कंपनसेशन था उसके 2 विकल्प वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए गए। और ये जो मीटिंग थी ये लगभग 41st GST काउंसिल मीटिंग थी। जो मीटिंग थी 41वीं GST काउंसिल मीटिंग थी, और इसके अंतर्गत वित्त मंत्री ने कंपनसेशन भरने के 2 विकल्प दिए राज्यों को कि RBI के परामर्श से राज्यों को एक विशेष, जो इसमें जो पहला है उसमें ये कहा गया कि जो RBI के परामर्श से राज्यों को एक विशेष उधारी मार्ग प्रदान किया जाएगा, यानी कि वही स्पेशल विंडो वाला जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि स्पेशल विंडो की बात की गई थी, मार्ग प्रदान किया जा सकेगा, और राज्यों को उचित ब्याज दर पे एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एक उचित ब्याज दर पे लगभग 97,000 करोड़ रुपए 97,000 करोड़ रुपीस उधार प्रदान किया जा सकता है, और पैसा जो है शेष के कलेक्शन से 5 साल बाद चुकाने की सुविधा भी दी जाए इसमें रही है। और दूसरे विकल्प की अगर बात करें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कहा कि इस साल पूरे GST मुआवजे के अंतर्गत RBI से सलाह लेने के बाद उधार के जरिए इसे पूरा किया जा सकता है। लगभग 5 साल में इसको आप पूरा कर सकते, जो ये कंपनसेशन उसको 5 साल में पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में जो GST कलेक्शन है उसमें लगभग 2.35 लाख करोड़ की कमी
रही है। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। लगभग 22% ही बताया गया इसमें कि वो इसको फिल कर पाएंगी, बाकी जो है जीएसटी पेंडेमिक कारण नहीं हो पाएगा। तो ये रहे आज की इस आर्टिकल से संबंधित सभी एस्पेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे देश से जुड़ा हुआ है और इसमें द हिंदू है तो हमारे देश से ही संबंधित सभी आर्टिकल आएंगे। इसमें जो है एक दुखद घटना है जो कि आप सभी समझते होंगे। लगभग 1.5 साल पहले, आज से लगभग 1.5 साल पहले एक घटना घटी, पुलवामा अटैक, जिसके अंतर्गत हमारे देश के लगभग 40 जवान शहीद हो गए और इसी पे ये बेसिकली आर्टिकल आया हुआ है। तो एन एयर टाइट केसेस, तो एक केस है जो कि पुलवामा अटैक से संबंधित है, इसी बेसिकली बात इस आर्टिकल में की जा रही है। तो लिखा है कि फर्दर क्लैरिटी इमर्ज ऑन द जैश ए मोहम्मद एंड द पाकिस्तान रोल इन द पुलवामा अटैक। तो कहीं ना कहीं इमर्ज मतलब होता है निकलना, फर्दर मतलब क्लैरिटी मतलब और भी क्लैरिटी उसमें आई है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान का रोल था, यानी रोल था। A year and a half after the disorderly terror attack on Central Reserve Police Force Conway in Pulwama attack that killed 40 personnel, the National Investigation Agency has filed a charge sheet against 19 people including Maulana Masood Azhar। अब देखिए कि लगभग 1 साल और आधा साल यानी लगभग 1.5 साल हो गए। हम जानते हैं कि 14 फरवरी 2019 में ये घटनाएँ हमें देखने को मिली थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था और इसमें लगभग ये जो अटैक था एक डिसार्डरली मतलब होता क्रूर, निर्दयी एक टेरर अटैक था, जिसमें सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो दस्ता था, जो कन्वॉय था, मतलब दस्ता जो था, उसमें लगभग 40 जो हमारे देश के लोग थे यानी जो सीआरपीएफ के जवान थे वे शहीद हो गए। और इसकी जो बात करें तो द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि ये बात की जा रही है NIA की बात की जा रही है कि जो NIA है इसके लिए उसने फील्ड किया एक चार्जशीट अगेंस्ट 19 पीपल इंक्लूडिंग मौलाना मसूद अजहर। इस घटना के अगेंस्ट जो NIA है उसने एक चार्जशीट दायर की थी जिसमें 19 लोगों के अगेंस्ट, जिसमें मौलाना मसूद अजहर के साथ साथ 19 लोगों पर उसने चार्जशीट दायर की थी। द लीडर ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप जैसे मोहम्मद फॉर प्लानिंग एट द अटैक। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये लीडर ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप जैसे मोहम्मद जो लीडर का टेररिस्ट जो ग्रुप था फॉर प्लानिंग एट द अटैक, उसने इस पूरे अटैक का मतलब प्लानिंग किया था, ये उसने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी, इस आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगा। कंसिडरिंग द डिफ़िकल्टीज इन पीसिंग टुगेदर द मिनट्स इन मिनिशिएट इन द केस एजेंसी पेनस्टेकिंग एफर्ट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। तो बात कर इसमें सिर्फ इन्हीं आर्टिकल की बात की जा रही है कि किस प्रकार मतलब कि NIA ने इस सब पूरा एस्पेक्ट को निकालने के लिए कितना पेनस्टेकिंग किया, कितना मतलब कि कठिन परिश्रम किया या फिर दर्द सहा इस पूरे मैटर को मिनिसाइज करने के लिए। देखिए मिनिसाइज मतलब होता है बेसिकली छोटी छोटी बातों को कलेक्ट करना। इस केस की सभी छोटी छोटी बातों को कलेक्ट करने के लिए जो हमारी एजेंसी थी यानी NIA थी उसने कितना मेहनत किया, इस बात को भी हमें नॉलेज में रखना चाहिए। द आइडेंटिटीज ऑफ द की perpetrators was never in doubt after the जैसे मोहम्मद claimed responsibility immediately after the attack in the February 2019। और हम सभी जानते हैं कि 2019 में जब फरवरी में अटैक हुआ था तो उसके ठीक बाद जैसे मोहम्मद ने इस पूरे अटैक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हाँ ये अटैक उसने खुद करवाया है, जब ये अटैक फरवरी 2019 में हुआ था। द चार्जशीट डिटेल द रोल ऑफ द जैश ए मोहम्मद हैंडल्ड and its local associate in Kashmir and how to add the attack was work in since 2019। तो ये जो अटैक था बेसिकली इतना बड़ा अटैक एक दिन में नहीं हो सकता, इसको करने के लिए बेहतरीन प्लानिंग की आवश्यकता होती थी। जो प्लानिंग थी, जो वर्क था लगभग सिंस 2016 से यानी कि 2016 से ही वर्क कर रहा था, जैसे मोहम्मद इस पर वर्क कर रहा था। और जैसे मोहम्मद रोल वाज इन द reconnaissance training and indoctrinations, but the groups could not have procured and transported the high intensity explosive without the involvement of the Pakistani security establishment। तो देखिए इस आर्टिकल में, इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो जैसे मोहम्मद का जो रूल है वो अपने आप में है, इसको पहले से भी ऑलरेडी लोग जानते थे, पहचानते थे
और ट्रेनिंग और जो इंडोक्ट्रिनेशन जो था, ट्रेनिंग थी इसके लिए, और जो भी इसके लिए जो भी खाका तैयार किया गया था वो सब जैसे मोहम्मद का था। लेकिन इस ग्रुप कुड नॉट हैव प्रोक्योर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड द हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए जो हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव, जो भी विस्फोटक, अत्यधिक मात्रा में जो विस्फोटक पदार्थ थे उनको कलेक्ट किया गया था, वो अकेले के बस का नहीं है, क्योंकि इसके लिए विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस घटना को इतने बड़े हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव को कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट करना बिना हेल्प ऑफ बिना पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हेल्प के बिना ये संभव नहीं है। तो ये भी बातें इस चार्जशीट के अंतर्गत कही गई। द चार्जशीट्स इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन फॉरेंसिक एविडेंस, और भी बहुत सारी बातें इसमें देखिए, आप पढ़ेंगे तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो घटना अत्यधिक निंदनीय है किसी भी आतंकी संगठन के लिए जो ये हो रहा है। मतलब कि इसके अंतर्गत लगभग 40 हमारे जवान शहीद हो गए, और भी बहुत सारी बातें इस आर्टिकल में दी हुई। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल के अंदर आप सभी देखेंगे कि रसिया फॉर कंक्लूडिंग फाइटर हेलीकॉप्टर डील्स बाई ईयर एंड। इसमें ये कहा जा रहा है कि रसिया जो है फाइटर्स हेलीकॉप्टर्स की जो डील्स है वो इस साल के अंत तक कंप्लीट कर देगी भारत के लिए। जो भी डिलीवरी कर रहा है कि 400 जो S-14 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम टू बी बिगिन बाई एंड ऑफ 2021। तो 2021 के एंड तक लगभग सारे डील्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो रसिया की बात करें तो रसिया जो होपफुल फॉर कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ MiG-21 एंड Su-30 MKI Sukhoi 30 MKI fighter jets and 6 KA-31 helicopters by year end. Representative of the Federal Service of Military Technical Cooperation FSMTC said at the ongoing Army 2020 Expo in Russia. Delivery and मतलब कि इसमें देखिए आपको तो ये यहाँ से सीखना क्या है, दो तीन बातें कि जो रसिया के द्वारा जो रसिया और भारत के जो डिफेंस सिस्टम की जो भी सामान, जो भी चाहे वो फाइटर जेट हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, खरीदने की जो डील हुई थी वो इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगी, रसिया ने कहा है। उसमें क्या क्या था, MiG-21 जो था ये फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान है। Su-30 MKI जो सुखोई 30 MKI है, ये भी एक फाइटर जेट है। Ka-31 एक हेलीकॉप्टर है, Ka-31 हेलीकॉप्टर है। इन सब की डिलीवरी इस साल के अंत तक होने की संभावना है। तो इसी आर्टिकल में बेसिकली इन्हीं सब स्टेटमेंट पे बात हुई है। देखते हैं नेक्स्ट। इस आर्टिकल में बेसिकली बात की जा रही है कि एक्शन अगेंस्ट द ट्रेवलर्स इफ वाईफाई रूल्स आर वायलेटेड DGCA। तो DGCA ने ये कहा है कि बेसिकली बातें उस एयर जो आप हवाई यात्रा करते हैं जो भी, तो उसके अंतर्गत कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसमें कहा गया कि कुछ निश्चित ऊंचाई तक जब जहाज़ जाती है तो जो भी मतलब कि एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए, या जो भी है वाईफाई नेट जो भी है ये सब चलाना का जो रूल है इसको बंद कर दिए। यदि आप बंद नहीं करते हैं तो कहीं कहीं आपकी इस पर उचित कार्रवाई और अधिक मात्रा में कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें कुछ बातें कही गई, डाटा मतलब प्रस्तुत किए गए कि द ड्राफ्ट रूल गवर्न द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज टू एक्सेस इंटरनेट ड्यूरिंग अ फ्लाइट। तो कहीं ना कहीं इस रूल के अंतर्गत तो वही जो है इंटरनेट के संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको मतलब कि बंद करने की बातें की जा रही है। द प्रपोज रूल स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कैन बी ओनली यूज्ड व्हेन एन एयरक्राफ्ट हाइट 3000 फीट आर अबव, यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर या फिर 3000 किलोमीटर से ऊपर अगर चल रहे हैं तभी मतलब इसका यूज हो सकता है जो डिवाइसेज हैं। तो इन्हीं सब बातों की इस आर्टिकल के अंतर्गत चर्चा हो रही है। लेकिन इसके अंतर्गत यदि आप उसका यूज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इससे संबंधित उचित कार्रवाई हो सकती है। तो आज के देखते हैं द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को। बात करें अगर द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो आप सभी आज द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन के अंतर्गत लिख कर लाएंगे कि जो 41st जो मीटिंग हुई उसके सभी एस्पेक्ट को आप सभी लिखने का प्रयास करेंगे कि जो कल की डेट में 41st RBI की जो मीटिंग हुई, वित्त मंत्री ने इस मीटिंग को कंडक्ट कराया, तो इसके कम से कम 10 एस्पेक्ट को आप सभी 10 एस्पेक्ट को लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये रहे आज के आर्टिकल और उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट सूचना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।